दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास, जिसमें आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सूरी वंश के बारे में, या जिसे सूर वंश भी कहा जाता है। यानी कि शेरशाह सूरी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले। मुझे पता है बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर चौसा का युद्ध पढ़ाएंगे, चाहे कन्नौज पढ़ाएंगे या बिलग्राम पढ़ाएंगे, एक ही बात है, या फिर हुमायूं की लड़ाई कैसे हुई, हुमायूं कहाँ भाग गया, ये सारी बातें नहीं। इस तरह के कॉमन सवाल मैं आपसे नहीं पूछने वाला हूं, क्योंकि मैं अपनी क्लास में डेली 30 सवालों को डिस्कस करता हूं और आज हमारा 76वां दिन है। तो लगातार 75 दिन तक अगर आपने क्लास किया होगा तो निश्चित रूप से आपको यह एहसास हुआ होगा कि नहीं, नितिन सर की क्लास में तो हमेशा कुछ नया मिलता है। ठीक है, नए सवाल मिलते हैं, नई चीजें देखने को मिलती है, नया इतिहास भी मिलता है। जी हाँ, जो आपका इतिहास आपसे छिपाया गया या आप तक नहीं पहुंचाया गया, मैं उन इतिहास के उन प्रश्नों को आप सभी के समक्ष लेकर आ रहा हूं इस डेमो क्लास में। सर इतनी बड़ी डेमो चल रहा है कि जी हाँ दोस्तों, हमारा फाउंडेशन बैच जो आ रहा है ये उसी का डेमो श्रृंखला है। और याद रखिएगा आज हमारा 76वां दिन है। क्वेश्चन कौन सा, तो आज हम 2251 से लेकर के 2280 तक के सवालों को डिस्कस करने चले। देखिए बाकी के 2000 सवाल आपको पढ़ा दिए गए हैं, आप पीछे के वीडियोस देख करके पता कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और, बहुत सारे बच्चों के मन में जो है ना कि सर किस तरह के सवाल पढ़ने वाले, तो सवाल यहां है। जैसे एक सवाल दे रहा हूं कि किसने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से सुंदर कहा। मैं आपसे नहीं पूछूंगा शेरशाह का मकबरा कहां है, मैं आपसे यह भी नहीं पूछूंगा कि शेरशाह किस अभियान में मारा गया। सबको पता है कालिंजर अभियान 1545, मकबरा सासाराम बिहार में बना हुआ है। मुझे पता है यार, आपको यह सवाल आता है, लेकिन किसने उसके मकबरे को ताजमहल से सुंदर कहा, यह शायद आपको नहीं पता होगा, और यह आज का हमारा सवाल है। दूसरा सवाल देखिए, दोहरिया का युद्ध। सर हमने तो चौसा बिलग्राम पे अपनी कहानी समाप्त कर दिया था, हमने तो दोहरिया का युद्ध पढ़ा ही नहीं था। तो पढ़िए, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको दोहरिया के युद्ध के बारे में। सूरजगढ़ का युद्ध, सर सुना ही नहीं। सूरजगढ़ का युद्ध, ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं कि कभी शेरशाह सूरी ने सूरजगढ़ का युद्ध भी लड़ा था। चलिए ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। शेरशाह सूरी ने रायसीन का युद्ध दोस्तों किसके साथ किया था, रायसीन का युद्ध। सर ये भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा, कभी किताब में भी नहीं मिला, कभी किसी ने बताया भी नहीं, ना ही कभी यूट्यूब पर सुनने को मिला। सर ये 3-4 युद्ध जो आप बता रहे हो तो बिल्कुल नए हैं। जी हाँ, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह के काल में रची गई रचनाएं कौन कौन सी किताबें शेरशाह सूरी के काल में लिखी गई। सर ये थोड़ा सा याद किया जा सकता, बट नया सवाल एक तरह से। किस आग्नेयास्त्र से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, सबको पता है कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, लेकिन कौन से आग्नेयास्त्र से, किस तरह से वो मारा था, ये किसी को नहीं पता। तो आज आपके लिए नया सवाल होगा। एक आखिरी सवाल जो आपको दिख नहीं रहा है, शेर खां बाबर की सेना में कब भर्ती हुआ था। क्या बात करें सर, शेरशाह बाबर की सेना में भर्ती हुआ था। सच में, हाँ सच में भर्ती हुआ था। यानी कि बाबर की सेना में शामिल होकर के वह कई युद्धों में गया था, लड़ाई लड़ी थी। तो आपको बताना कि कब शामिल हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे अच्छे सवाल आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप क्लास पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फाउंडेशन बैच है। अलग अलग विषय पर आपकी पकड़ मजबूत बन जाए, विषय को आप एक बार पढ़िए और बार बार, चाहे आप कोई भी एग्जाम देना हो आपको, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे यूपीएससी का लेवल हो, कोई भी लेवल हो दोस्तों, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी और आप इन फाउंडेशन बैच के माध्यम से, इस एनसीईआरटी बैच के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, तो यहां पर फोन नंबर दिया गया दोस्तों, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सवालों का सिलसिला पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 76वां दिन है। जिन बच्चों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है मत देखिए, कोई बात नहीं, आज का वीडियो देख लीजिए। अगर पसंद आए तो पीछे का वीडियो जरूर देखना। ठीक है, इतना मैं कहता हूं, आगे देखना। और 2251 से लेकर के 2280 तक के सवाल और शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग पढ़ने चले। पहला और आसान सवाल। ठीक है, देखिए शुरुआत तो आसान से ही करना पड़ेगा क्योंकि बेस भी बनाना है आपका। ठीक है, तो एक आसान सवाल पूछ रहा हूं कि किस अफगान वंशीय शासक ने सूर साम्राज्य की स्थापना की। शासक ने सूर साम्राज्य की स्थापना किया था। ये दोस्तों किसने किया था, तो आपको पता है दोस्तों कि शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था, गलत, शेरशाह सूरी मत बोलिएगा। सूर वंश की स्थापना किसने किया था, शेर खां ने किया था, न कि शेरशाह सूरी ने किया था। देखिए शेरशाह सूरी तो एक उपाधि थी। ठीक है, ये जो शेरशाह सूरी हम पढ़ते हैं यह तो एक उपाधि थी, और ये उपाधि शेरशाह सूरी ने कब धारण किया, जब चौसा का युद्ध लड़ा तब धारण किया। तो याद रखिएगा, ये अपने आप को शेरशाह सूरी कब कहा। ठीक है, शेरशाह सूरी दोस्तों कब कहा, तो याद रखिएगा चौसा के युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद, जो कि हुआ था कब, 1539 ईस्वी में, तब जाके इसे शेरशाह सूरी कहा गया। उसके पहले तो दुनिया इसे शेर खां के नाम से जानती थी। शेर खां, जी हां, तो ये याद रखिएगा शेर खां
खां ने ही क्या किया है, सूरी वंश या सूरी साम्राज्य की स्थापना किया है, ध्यान रखिएगा। एक अच्छा सवाल और, शेर खां के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, तो देखिए कुल 3 नाम मिलता है। पहला जो इसका मूल नाम मिलता है दोस्तों, मूल नाम, वो मूल नाम था दोस्तों फरीद खां। क्या मिलता है दोस्तों? फरीद खां। और फरीद खां के बाद आप दूसरा नाम जो पढ़ते हैं शेर खां। अच्छा, शेर खां नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शेर खां ने क्या किया था, बचपन में ही एक शेर को मार गिराया था। जी हां दोस्तों, एक शेर को मार गिराया था, इस वजह से दोस्तों इसे क्या कहा गया, शेर खां कहा गया। ठीक है, इस शेर को मारने की वजह से। ठीक है, किसने इसे शेर खां की उपाधि दिया था ये भी आपको बताऊंगा। तो पहले याद रखिए कि बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। अब जब शेर मारेगा तो इसका नया नाम मिलेगा, और जब ये चौसा के लड़ेगा तो फिर से नई उपाधि मिलेगी, तब इसे शेरशाह सूरी कहा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है, फरीद खां को किस अफगान शासक ने शेर खां की उपाधि दिया था? देखिए आ गया ना आपके सामने, तो लिख रहा है दोस्तों फरीद खां। मैंने आपको बताया ना इसके बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। अब इसे फरीद खां से शेर खां किसने बनाया? तो याद रखें दोस्तों, इसके पिताजी रहते थे मोहम्मद बहार खान लोहानी के यहाँ। ठीक है, ये भी अपने पिता के साथ गया था, और उनके यहां पर दोस्तों, अच्छा ये बचपन से पहले इसकी लोग समझते हैं डायरेक्ट गया शेर को मार दिया, ऐसा नहीं होता यार, कहीं जाएगा डायरेक्ट शेर को मार देगा, नहीं। याद रखिएगा, इसके पिताजी जहां ड्यूटी देते थे ये अपने पिता के साथ चला गया। हालांकि मैंने इतिहास जो पढ़ा उसमें पता चला कि इसके पिता का 2 विवाह हुआ था। ठीक है, इसके पिता की जो बड़ी पत्नी थी, पहली पत्नी थी, ये उसका पुत्र था, और जबकि इसके पिता जो थे वो दूसरी पत्नी से दोस्तों अपने ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए सौतेले माँ वाला व्यवहार इसके साथ बहुत ज्यादा हुआ है। तो थोड़ा ही समय इसने अपने परिवार में बिताया। फिर कुछ समय बाद दोस्तों इसने अपने परिवार में माता पिता दोनों को छोड़ करके एक अलग ही व्यवस्था बना लिया था, तो उसे भी याद रखेगा। अच्छा, बार बार एक चीज और आ रहा है, तो अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर इसके पिता का नाम क्या था? ठीक है, पिता के नाम से पहले एक मैंने तो कहीं जन्म बताया नहीं, तो एक जन्म वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, पहले जन्म समझिए। अब देखिए जन्म को लेकर के लोगों में डाउट है। कुछ लोग कहते हैं इसका जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1472 ईस्वी में दोस्तों जन्म हुआ था, और लोग मानते हैं कि इसका जन्म हुआ था रोहतास में। ठीक है, रोहतास में हुआ था। ठीक है, और कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो मानते हैं कि इसका जन्म हुआ था 1485-86 के दौरान, उनको डाउट है। ठीक है, इसलिए देखिए मेरा काम क्या है ना, मेरा काम आपको उलझाना नहीं है, मेरा काम है कहीं कुछ ऐसी बात है जिसको इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है, अलग अलग तिथियां मानी है, व्यवस्थाएं हैं, तो उनको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो जो लोग मानते हैं कि 72 में पैदा हुआ था, वो लोग मानते हैं कि इसका जन्म हुआ था रोहतास के बिहार में, और जो लोग मानते हैं कि 1485-86 के दौरान जन्म हुआ था, वो लोग मानते हैं कि कहां हुआ था, हरियाणा में हुआ था। ये रोहतास कहां है दोस्तों? बिहार में है, और हरियाणा के बजवाड़ा में हुआ था। कहां पे हुआ था? इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, हरियाणा के बजवाड़ा नामक जगह पे हुआ था। ठीक है, बजवाड़ा। ठीक है, तो आप दोनों चीजें याद रखेंगे, भूलिएगा मत। ये रोहतास कहां है दोस्तों? तो ये बिहार में है, वी लिख के ये दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा। अच्छा, इसके पिता कौन थे दोस्तों? तो पिता का नाम था हसन खां। क्या नाम था दोस्तों? हसन खां, सूरी नाम था, तो याद रखेगा ये इसके पिताजी थे। ठीक है, चलिए, तो अब ये पिता के साथ पहुंच गया कहां पर? ये पहुंच गया लोहानी के यहां। किसके यहां पर दोस्तों? तो यहां पर आप शासक का नाम याद रखेगा, ये जिसने इसको उपाधि दिया उसका नाम है सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी। क्या नाम है दोस्तों? सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी। जी हाँ दोस्तों, ये आप इतना लंबा चौड़ा नाम याद रखेगा। ठीक है, वैसे बहार खान लोहानी याद रखेगा। ये बहार खान लोहानी का चला गया। बहार खान लोहानी का जो पुत्र था वो थोड़ा पढ़ने में कमजोर था, और इसकी एज देख रहे हैं, ये बाबर के समकालीन, भाई बाबर की एज के बराबर है। ठीक है, बल्कि बाबर से एज में बड़ा है शेरशाह सूरी। मुद्दा समझिए, आप किस इतिहास में हैं? ठीक है, बाबर के जन्म के पहले दोस्तों इसका जन्म हुआ था। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे होता है कि जब इसके यहां पर आते हैं तो ये बहार खान लोहानी के पुत्र को पढ़ाने का काम करता है। क्या काम करता है? ट्यूशन देने का काम करता है। फिर धीरे धीरे दोस्तों जमने लगती है, और बहार खान लोहानी बड़ा प्रभावित होता है कि यार छोटा सा बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, क्योंकि ये भी तो एक बच्चा है छोटा सा। ठीक है, और यहाँ इसका जो पुत्र है वो तो है ही है, तो याद रखेगा ट्यूशन देना शुरू करता है। एक दिन बहार खान लोहानी लेके चला जाता है इसको शिकार पर, और वहीं एक ही बार में इस फरीद ने क्या किया, एक शेर का शिकार कर दिया एक बार में, और तभी इस बहार खान लोहानी ने, याद रखेगा, इसे टाइटल क्या दे दिया? शेर खां। के आज से तुम्हारा टाइटल क्या है? शेर खां। लोग तुम्हें शेर खां के नाम से जानेंगे, और इतिहास के पन्नों में इसका नाम दर्ज हो गया। फरीद खां जो इसका मूल नाम था हो गया समाप्त, और शेर खां बच गया। ठीक है, ये पूरा थोड़ा सा इतिहास है। ठीक है, देखिए इस तरह की चीजें हम डिस्कस करते हैं अपने फाउंडेशन बैच में, लेकिन कभी कभी आपको बताना पड़ता है।
ठीक है, कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से इतिहास पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि सर 30 सवालों में तो हमने एक्सपर्ट हो गए। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि एक बार विषय को मैं पढ़ाऊंगा, दोबारा किताब खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो अलग मिलेगा ना। चलो आ जाओ आगे। लिख रहा दोस्तों शेर खां बाबर की सेना में कब भर्ती हुआ। ये अच्छा सवाल कर दिया, ठीक है। तो अभी शुरुआत में तो दोस्तों कहा गया कि बहार खां लोहानी के पास था, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री यहां बताना चाहूंगा, अब शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। याद रखेगा बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी ने इसे दे दिया था शेर खां का टाइटल, इतना तो आपने पढ़ लिया ना, शेर खां की उपाधि दे दिया। उपाधि देने के बाद बहार खां लोहानी को लगा कि यार ये आदमी तो हमारे ग्रुप में होना चाहिए, ठीक है। और इसको धीरे से जो मास्टर जी का दर्जा था, जो गुरु का दर्जा था, क्योंकि बच्चे को ट्यूशन देता था तो गुरु तो गुरु समान होता है, तो इसको शेर खां को बहार खां लोहानी ने क्या कर लिया, अपनी सेना में शामिल कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों, अपनी सेना में शामिल कर लिया। सर आप तो क्वेश्चन पूछ रहा बाबर के बारे में, आप बहार खां लोहानी के बारे में लगे पड़े हो। अरे यार थोड़ा सा इतिहास तो समझ लो, आज का स्पेशल डेमो क्लास है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसकी सेना में शामिल हो जाता है। जब इसकी सेना में शामिल हो जाता है तो बहार खां के जो सरदार रहते हैं, ठीक है, जो अफगान सरदार रहते हैं, अफगान सरदार, उन अफगान सरदारों को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पत्ता कट जाए, चाटुकारिता वाले लोग हैं, ठीक है, चाटुकार लोग हैं, तो अफगान सरदारों को लगता है कहीं हमारा पत्ता न कट जाए, और वो शेर खां को लेके बहार खां लोहानी को भड़काना शुरू कर देते हैं, ठीक है, भड़काना शुरू करते हैं। और जब किसी का कान भरा जाएगा तो जाहिर सी बात है बहार खां लोहानी और शेर खां के बीच में संबंध ज्यादा दिन नहीं बचेगा। और यही सब वजह से शेर खां चला गया और कहां भर्ती हो गया, बाबर की सेना में चला गया। कब चला गया दोस्तों, तो 1527 ईस्वी में चला गया। कब गया दोस्तों, 1527 में। अच्छा बाबर 27 में कर क्या रहा था, तो बाबर 27 में लड़ रहा था खानवा का युद्ध। क्या लड़ रहा था दोस्तों, क्योंकि 1526 में बाबर ने लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध, और 1527 में राणा सांगा के साथ दोस्तों एक खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था और जिहाद का नारा भी दिया था, ठीक है। ये सभी सवाल याद रखेंगे, ठीक है। तो होता क्या यहां पर दोस्तों, 1527 में जाता और भर्ती हो जाता है, ठीक है। हालांकि यह बताना चाहूंगा कि बाबर को भी थोड़ा शक होता है कि बहार खां लोहानी के यहां से आया, कहीं कुछ गड़बड़ ना करे, लेकिन रहता है 1 साल खाली रहता है। 1 साल बाद वापस किसके यहां चला जाता है, बहार खां लोहानी को लगता है कि नहीं यार मैंने शेर खां को अपने से दूर करके, अपनी सेना से अलग करके एक मिस्टेक कर दिया है, तो प्रयास करता है बुलाने का, और शेर खां का भी मन नहीं लगता बाबर की सेना में, तो वापस से लौट करके 1 साल बाद यानी 1528-29 के दौरान ये वापस चला जाता है किसके पास, बहार खां लोहानी के पास, ठीक है। ये एक इतिहास का लाइन है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा बहार खां की मृत्यु के पश्चात, अच्छा कुछ समय बाद क्या होता है, बहार खां की मृत्यु हो जाती है। लिख रहा बहार खां की मृत्यु के पश्चात शेर खां को सूबेदार किसने नियुक्त किया। देखिए जब बहार खां की मृत्यु हो जाती है तो बागडोर किसके हाथों में आएगी, सिंपल सी बात है, बागडोर आ जाती है, ठीक है। शासन की बागडोर, शासन की बागडोर आ जाती है किसके पास दोस्तों, इसकी पत्नी के पास। किसकी पत्नी के पास, बहार खां की पत्नी के पास आ जाता है। बहार खां की पत्नी कौन थी दोस्तों, तो इसकी पत्नी का नाम था बेगम दूदू बीबी। क्या नाम था दोस्तों, बेगम दूदू बीबी। जी हां दोस्तों, बेगम दूदू बीबी, ठीक है। और अभी जो अच्छा जिसको सर ये पढ़ा रहा था उसका क्या हुआ, ठीक है भाई, बहार खां लोहानी के पुत्र को शेर खां ट्यूशन देता था ना, उसका नाम क्या था, उसका नाम था जलाल खां। क्या नाम था दोस्तों, जलाल खां। जलाल खां मैंने कहा ना बहुत छोटा था, ये अल्पवयस्क था, ये राजा नहीं बन सकता था, ठीक है, ये अल्पवयस्क था, ये राजा नहीं बन सकता था, इसीलिए तो बागडोर किसके हाथ में आ गई, बहार खां की पत्नी के हाथ में आ गया, यानी बेगम दूदू बीबी के हाथ में आ गया। और बेगम दूदू बीबी ने पुनः क्या कर दिया, शेर खां को क्या बना दिया दोस्तों, सूबेदार बना दिया। क्या बना दिया, शेर खां को सूबेदार नियुक्त कर दिया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है, पूरा इतिहास को लाइन बाय लाइन जोड़ के चलिए, मजा आ जाएगा पढ़ करके, समझ में आ रहा है ना। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आगे बढ़िए। लिख रहा है शेर खां ने किसके साथ विवाह कर चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मैं तो कहता हूं कि इसने विवाह ही इसीलिए किया कि चुनार का दुर्ग किसका हो जाए, शेर खां का हो जाए। तो याद रखेगा उस समय चुनार का जो सूबेदार था, चुनार के सूबेदार की पत्नी, जी हां दोस्तों, अब देखिए होता क्या है कि चुनार के सूबेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी एक विधवा के रूप में वहां रहती है। उसकी पत्नी, अच्छा सूबेदार कौन था ये भी तो दिमाग में आ सकता है, तो यहां का सूबेदार था दोस्तों ताज खां। इसका नाम क्या था, ताज खां। जी हां दोस्तों, तो ताज खां जो सूबेदार रहता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती तो उसकी पत्नी ने क्या किया दोस्तों, वहां पे रहती तो उसकी पत्नी जो विधवा रहती है उसका रहता है, उसका नाम है क्या नाम है यार,
बेगम लाड मलिका, क्या नाम है दोस्तों, बेगम लाड मलिका। आप किताब उठा के पढ़ेंगे तो कहीं कहीं मिला लॉर्ड मलिका, अरे लॉर्ड कहां बोलेंगे, लॉर्ड का टाइटल कहां चलता था यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे बेगम लाड मलिका इसका नाम था, वो विधवा थी, तो शेर खां को लगा कि क्यों ना इस विधवा से विवाह कर लिया जाए और उसके बदले में पूरा का पूरा चुनार का किला हमारा हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में चुनार का सूबेदार नहीं था, उस समय चुनेदार होते थे, क्या होते थे, जो चुनेदार कहलाता था। तो ये चुनार के किले का चुनेदार था, उसे हम एक सूबेदार के तौर पे देख सकते हैं कि वही पूरा नियंत्रण उसी का था, ताज खां का नियंत्रण था। तो उसकी बीबी से दोस्तों क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब होता है यहां पर दोस्तों सूरजगढ़ का युद्ध, ठीक है। सामने एक सवाल आ रहा है कि सूरजगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ। सर कहानी तो बड़ी आराम से चल रही थी, कहीं किसी से लड़ाई नहीं, कहीं किसी से झगड़ा नहीं, कहां शेर खां का कहां किसी से झगड़ा है, ठीक है। अरे बाहर खान लोहानी यहां काम करता था, नहीं जमा, चला गया बाबर की सेना में चला गया। सर एक छोटे से सेना नायक के रूप में तो काम कर रहा है, फिर इसका दिक्कत किससे चला, दिक्कत होता है दोस्तों कि शेर खां की लड़ाई हो जाती है किसके साथ दोस्तों, याद रखेगा बंगाल का शासक है महमूद शाह, ठीक है। बंगाल का शासक महमूद शाह, जी हां दोस्तों, बंगाल का शासक महमूद शाह रहता है, उसके साथ दोस्तों लड़ाई हो जाती है। एक्चुअली में होता क्या है कि यहां दिल्ली के तख्त पर हुमायूं का राज चल रहा है, ठीक है। ये जो समय चल रहा है जब वापस आता है भाई, आप देखें 27 में गया, 28 में वापस हो गया और 29 में दोस्तों बाबर खुदे मर गया। और जब बाबर मर गया तो राजा कौन बना, 30 में राजा बन गया हुमायूं। तो दोस्तों जब ये लड़ाई होता है सूरजगढ़ का, उस समय दिल्ली के तख्त पर कौन बैठा, हुमायूं बैठा है। होता क्या है कि हुमायूं भाई दिल्ली के तख्त पर बैठा तो पूरा का पूरा उत्तर भारत ही उसके कंट्रोल में, बंगाल वगैरह भी उसके कंट्रोल में था। तो बंगाल का जो शासक था वो अधीन था किसके, याद रखेगा वो अधीन था हुमायूं के। लेकिन यहां पर हुमायूं ने उसे चिताया कि नहीं ये क्षेत्र कहीं कब्जा ना हो जाए, इस वजह से या कोई नया शासक न उभर आ जाए। तो शेर खां की लड़ाई हो जाती है किसके साथ, महमूद शाह के साथ लड़ाई हो जाती है। और यहां पर शेर खां ने क्या किया, जम करके ये अपना देखिए शेर खां जब चुनार का किला इसको मिल जाता है ना, तो इसको लगता है कि अब जो है अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो चुनार के किले को लेने के बाद सैनिक व्यवस्था को मजबूत करता है और खुद ही लड़ने चला जाता है। कहां पर, बंगाल के शासक के साथ, महमूद शाह के साथ खुद ही लड़ाई करने चला जाता है और जम के लड़ाई होती है। और उस लड़ाई को हम कहते हैं सूरजगढ़ का युद्ध, क्योंकि यह लड़ाई सूरजगढ़ में लड़ी गई थी। और इस लड़ाई में शेर खां ने अपार धन लूटा। क्या लूटा दोस्तों, अपार धन लूटा। अच्छा उस धन से क्या करेगा, और सेना बनाएगा और हथियार मंगाएगा, सारी स्थिति को मजबूत करेगा, यही काम करेगा। तो कर रहा था। लिख रहा महमूद शाह और शेर खां के मध्य दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ, अरे पढ़ तो लिया सूरजगढ़ का युद्ध हुआ। तो एक युद्ध नहीं हुआ ना, कई सारे युद्ध लड़े गए। एक युद्ध तो आपका सूरजगढ़ का युद्ध हुआ। सूरजगढ़ के युद्ध में दोस्तों खूब लुटाई हुई, खूब लूटम लूट मचा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तेलियर गढ़ी का युद्ध हुआ। क्या हुआ दोस्तों, परीक्षा में हो सकता है पूछ दे, तेलियर गढ़ी का युद्ध। जी हां दोस्तों, तेलियर गढ़ी का युद्ध, ये भी किसके साथ लड़ा गया था, अच्छा ये सब स्थान विशेष के नाम थे, तो जो जहां पे लड़ा गया वही नाम पड़ गया तेलियर गढ़ी। इसी तरह से एक और नाम मिलता है सीकरी गढ़ी। क्या मिलता है दोस्तों, सीकरी गढ़ी का युद्ध, ठीक है, सीकरी गढ़ी का युद्ध, ठीक है। ये 2-3 लड़ाइयां दोस्तों लगातार एक एक करके लड़ी गई, किसके साथ, तो वो लड़ा गया बंगाल के शासक के साथ, ठीक है। अच्छा उस समय बंगाल की राजधानी गौड़ थी। कहां थी दोस्तों, बंगाल की राजधानी कहां थी, तो उसकी राजधानी थी गौड़। गौड़ एक जगह का नाम था, ठीक है, गौड़ थी राजधानी। तो उस पर भी दोस्तों क्या किया, शेर खां ने कब्जा जमा लिया, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं चुनार जो कि बनारस और मिर्जापुर के ठीक बीच में स्थित है, वहां से लेकर के बंगाल तक का, यानी पूरा बिहार वाला बेल्ट और पूरा बंगाल तक का हिस्सा किसके पास आ चुका था, ये जीत चुका था शेरशाह सूरी। आगे देखिए अगला सवाल आ रहा है, लिख रहा है दोहरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। जब इसने मोहम्मद शाह से लड़ाई कर लिया, बंगाल का बहुत सारा हिस्सा जीत लिया, अपार धन की लूट कर ली, तो दिल्ली के तख्त पर बैठा हुमायूं को टेंशन होने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी चुनौती दे दे। क्योंकि अगर उत्तर भारत में एक नया राजा उभरेगा तो भाई कोई भी नया राजा होगा वो हुमायूं को चुनौती दे ही सकता है। तो यहां पर डर लगा हुमायूं को, इसीलिए दोहरिया के युद्ध याद रखेगा, ठीक है। हालांकि दोहरिया के युद्ध में क्या हुआ था,
ये जो महमूद शाह रहता है ये थोड़ा देर के लिए हुमायूं का कहना नहीं मानता, इसलिए पहले हुमायूं सोचता है कि क्यों ना महमूद शाह को हरा करके जो बची खुची प्रतिष्ठा उसको समाप्त करके पूरे बंगाल को अपने कब्जे में लिया जाए और तब शेर खां से लड़ा जाए। मुद्दा समझिए, ठीक है। तो ये दोहरिया के युद्ध जो लड़ा गया ये हुमायूं लड़ने चला गया किसके साथ दोस्तों, ये हुमायूं वर्सेज याद रखेगा महमूद शाह, ठीक है। हुमायूं ने महमूद शाह के साथ जाके लड़ लिया क्या, दोहरिया का युद्ध लड़ लिया, ठीक है। और इस युद्ध में अच्छा यही युद्ध था दोस्तों जो 1532 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों, 1532 ईस्वी में लड़ा गया था दोहरिया का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है, हुमायूं पराजित होता है, ठीक है। एक बार हुमायूं पराजित होता है और इस युद्ध में दोस्तों कौन जीतता है, ये महमूद शाह जीतता है। अच्छा एक कहानी बताऊंगा, ये थोड़ा सा उल्टा कहानी है, ठीक है। पहले दोहरिया का युद्ध होगा, बाद में घटनाएं घटती। इस दोहरिया के युद्ध में शेर खां मदद कर देता है किसकी, याद रखेगा महमूद शाह की। अब देखिए पूरी कहानी ऐसे समझिएगा। सबसे पहले हुमायूं ने महमूद शाह पर हमला किया, शेर खां ने महमूद शाह की मदद किया और इस लड़ाई को जीत गया। इस लड़ाई को जीता किसने, इन लोगों ने जीत लिया, हुमायूं की हार हो गई। अब यहां के बाद क्योंकि चुनार का किला इसको मिल गया था तो शेर खां को लगा क्यों ना महमूद शाह को गद्दी से हटा करके साइड करके ये पूरा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए और तब ये वाली स्टोरी होती है। तब सूरजगढ़ युद्ध होता है, भाई अभी तो साथ में लड़ रहा था, फिर अचानक से लड़ाई कैसे हो जाएगा, तो ऐसे लड़ाई होगा। यहां साथ दिया, फिर इसको घमंड हुआ तो लड़ा सूरजगढ़ का युद्ध, लड़ा तेलियर गढ़ी का युद्ध, लड़ा सीकरी गढ़ी का युद्ध। छोटे छोटे युद्ध हुए और उन छोटे छोटे युद्धों में खूब लूटपाट हुआ और इस तरह से क्या हुआ, बंगाल किसके अधीन आ गया, एक बार जाकर के आखिरी समय शेर खां के अधीन आ जाता है। अब देखिए आगे होती चौसा की लड़ाई। अब हुमायूं क्या सोच के बैठा है कि अगर महमूद शाह का साथ शेर खान नहीं दिया होता तो बंगाल हमारा हो जाता। टेंशन है ना, दोहरिया के युद्ध हारा है तो हारने के बाद टेंशन है, तो चौसा के युद्ध जाकर के 1539 में होता है, ठीक है। बड़ा मतलब बहुत तैयारियों के साथ आप कह सकते हैं कि चौसा के युद्ध में हुमायूं ने हिस्सा लिया, ठीक है। और हुमायूं वर्सेस शेर खां, जी हां दोस्तों, हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच में युद्ध लड़ा गया। पुनः शेर खां की जीत हुई और पुनः हुमायूं की हार हुई और बहुत बुरा हार हुआ, ठीक है, बहुत बुरा हार हुआ। इसी लड़ाई के बाद दोस्तों यहां पर शेर खां ने अपना एक नया उपाधि खुद से धारण कर लिया, शेर शाह सूरी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। लिख रहा है चौसा के युद्ध के दौरान हुमायूं की जान किसने बचाई थी। दोस्तों ये पहले भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि इसकी जान निजाम नामक एक भिस्ती ने बनाया था, ठीक है। निजाम था, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं मछुआरा था, ठीक है, नाविक था। तो याद रखिएगा उसने दोस्तों इसकी जान बचाई थी। ये चौसा है कहां पर, तो आपको बताया था गंगा और कर्मनाशा नदी के मध्य में दोस्तों स्थित क्षेत्र है, ठीक है। कर्मनाशा के मध्य क्षेत्र है, याद रखिएगा वहीं पर लड़ाई हुई थी। और आगे चल के जब हुमायूं की जान बचा लेता है भिस्ती तो उसको एक दिन के लिए राजा भी बना दिया जाता है। अब अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही, किसी ने कहा आधे दिन का राजा बना, किसी ने कहा एक दिन का बना, किसी ने कहा 2 दिन का बना। वो सब फाउंडेशन बैच में हम बात करेंगे, ठीक है। लिख रहा है कन्नौज का युद्ध। मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है, याद रखेंगे, बिलग्राम का युद्ध। क्या है दोस्तों, बिलग्राम का युद्ध। अच्छा ये युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया, पूछ रहा है ना कब लड़ा गया, तो बताइएगा दोस्तों 1540 ईस्वी में। देखिए इस लड़ाई से तो खदेड़ दिया गया हुमायूं को। और हुमायूं कौन था, हुमायूं बादशाह था भैया। अरे दिल्ली के तख्त का बादशाह था, छोटा मोटा नहीं था, दिल्ली के तख्त का बादशाह था। और इसको किसी लड़ाई में खदेड़ कर भगा दिया जाए तो बेइज्जती तो होगी, तो अपनी इज्जत का फालूदा बनाने एक बार फिर से चला आया है, ठीक है, और सेना लेकर के और कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध लड़ता है। उस लड़ाई में बुरी तरह पराजित होता है, ठीक है। हुमायूं क्या होता है दोस्तों, पराजित होता है। और हुमायूं क्या हो जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है, भाग जाता है भारत से, ठीक है। कहां जाता है, सबसे पहले आगरा भागता है, शरण नहीं मिलती दिल्ली भागता है, और शरण नहीं मिलती सिंध भाग जाता है। कहां भाग जाता है, सिंध। आगे जाके आपने पढ़ा कि चला जाता है ईरान के साथ से मदद मांगने, ठीक है। ये सारी कहानी आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए। लिख रहा बंगाल में नवाब पद्धति नहीं होता, पद्धति होता है। क्या होता है दोस्तों, नवाब पद्धति। जो नवाब पद्धति चल रही थी उसको खत्म करके उसे जिलों में किसने विभक्त कर दिया, तो अब देखिए आ गया है शेरशाह सूरी। कौन आ गया दोस्तों, शेरशाह सूरी। आपने पढ़ा दोस्तों शेरशाह सूरी ने कई सारी लड़ाई लड़ा, ठीक है, जिसमें सूरजगढ़ का युद्ध, तेलियर गढ़ी का युद्ध, ये सारे युद्ध थे। तो सीकरी गढ़ी का युद्ध, इन सभी युद्धों में दोस्तों किसको हराया, महमूद शाह को हराया। और हराने के बाद बंगाल से नवाब की पद की जो पद्धति होती थी उसको समाप्त कर दिया और नवाब को छोटे छोटे जिलों में बांट दिया।
दिया ताकि उस पर शासन किया जा सके। लिख रहा है किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की। ठीक है, कोई उपाधि देने वाला नहीं था तो स्वयं अपने आप से उपाधि ले लेता था, उसी का नाम था दोस्तों शेर शाह सूरी। क्या नाम था दोस्तों? शेर शाह सूरी। याद रखेगा, स्वयं से कौन सी उपाधि धारण किया था? सुल्तान उल अदल। क्या उपाधि थी इसकी? सुल्तान उल अदल। आगे बढ़िए, लिख रहा है शेर खां ने उत्तर पश्चिम सीमा पर, अच्छा उत्तर पश्चिम कहां है सर? उत्तर पश्चिम तो तात्पर्य महसूस हो रहा है पाकिस्तान वाला बेल्ट है। ठीक है, अरे तब तो पाकिस्तान नहीं था ना, पाकिस्तान का तात्पर्य क्या दोस्तों? तब सिंध था, तब लाहौर था, ये सिंध लाहौर वाला जगह दोस्तों। तो लिख रहा उत्तर पश्चिम प्रांत पर किस किले का निर्माण कराया? ठीक है, देखिए होता क्या था कि भारत में जितने भी बाह्य आक्रमणकारी होते थे, चाहे हम बाबर की बात कर ले, भाई बाबर कहां से आता? काबुल होते हुए आया था। ठीक है, वही रास्ता था उत्तर पश्चिम, तो उधर से जितने भी आक्रमणकारी आते थे वो भारत पर कब्जा करते थे। तो शेर शाह सूरी को लगा कि क्यों ना उत्तर पश्चिम प्रांत में किलेबंदी कर दी जाए, एक किला बना दिया जाए और वहां पर अपनी सैनिक टुकड़ी डाल दिया जाए ताकि जो आए उसको वहीं रोक दिया जाए, वहीं मार दिया जाए, अंदर ना आने पाए, अंदर आएगा तो कबहट होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों शेर शाह सूरी ने उत्तर पश्चिम सीमा पर किस किले का निर्माण कराया? तो याद रखेगा उस किले का नाम था रोहतासगढ़ दुर्ग। क्या था दोस्तों? रोहतासगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसका निर्माण कराया और 50,000 सैनिक, जी हां दोस्तों 50,000 सैनिकों को दोस्तों वहां रखा ताकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से कोई दोबारा एंट्री न करने पाए। यही रीजन था कि 1540 में जब हुमायूं निर्वासित हो गया तो दोबारा लौट करके भारत आने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो रास्ता था इतनी बैरिकेटिंग, इतना चेक पोस्ट बना दिया था शेर शाह सूरी ने कि वहां से आना बहुत मुश्किल था। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे सर ये बंगाल कहां है? बंगाल कहां है? और आप वो लाहौर की बात कर रहे हैं। सर बंगाल से लाहौर जाना आसान थोड़े था। अरे धत रुको यार, तुम्हें जो जीटीआर रोडवा कौन बनाया? शेर शाह सूरी बनाया। काहे लिए? अरे यहां बंगाल से चुनारगढ़ होते हुए उसको वहां जाने मदद मिले, समझे रहे हैं? तो बंगाल में, बंगाल भी नहीं, उसमें बांग्लादेश का सोनार गांव जो था दोस्तों वो बांग्लादेश के हिस्से में था। तो दोस्तों वहां से लेकर के लाहौर तक एक सबसे लंबी जो जीटी रोड बनाया है ये पूरब पश्चिम को जोड़ने के लिए। याद रखेगा उस जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? ग्रांड ट्रंक रोड वाला, ग्रांड ट्रंक रोड, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। किसने बनाया? शेर शाह सूरी ने बनाया। भाई किसने बनाया? शेर शाह सूरी ने बनाया। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषयों की किताब लॉन्च की गई दोस्तों। एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। अब विश्वास कीजिए अगर फ्री में इतना बेहतर मैटर दिया जा सकता, जो हमारी किताबें होंगी अल्टीमेट जबरदस्त, आप लेके तो देखिए बहुत खुश होंगे आपके यहां सर जो आपने दिया ना, गजब का चीज दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, किसी तरह का कोई इंक्वायरी करना है कि सर किताब कैसे मिलेगी, कहां है, सब कुछ आपको यहां से पता चल जाएगा। सीधे आते हैं अपनी क्लास पे। ठीक है, लिख रहा है शेर शाह सूरी ने रायसीन का युद्ध कब लड़ा? ठीक है, पीछे वाली स्टोरी तो समझ गए होंगे, दोहरिया का युद्ध, वो तो महमूद शाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। बाकी सूरजगढ़ का युद्ध, तेलियरगढ़ी का युद्ध, सीकरीगढ़ी का युद्ध, ये महमूद शाह और इसके बीच में लड़ा गया, शेर खां के बीच में लड़ा गया। ठीक है, चलो किलेबंदी वगैरह हो गई। अब पूछ रहा है रायसीन का युद्ध। एक रायसीना डायलॉग हम लोग पढ़ते हैं, वो दिल्ली वाला पढ़ते, ठीक है, तो उसको नहीं लेना दोस्तों, ये अलग चीज है। लोग यहीं से सोचते हैं कि सर कुछ ना कुछ नाम जुड़ा होगा, लेकिन इसी तरह से लोग दोस्तों बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहां होता क्या है। ये जो लड़ाई लड़ा गया, ये रायसीन का युद्ध लड़ा गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा लड़ा गया था राजा पूरनमल से। किससे लड़ा गया था? राजा पूरनमल से लड़ा गया था रायसीन का युद्ध, पूरनमल वर्सेस शेर शाह सूरी। ठीक है, एक सवाल और, कब लड़ा गया था? तो देखिए जब कन्नौज का बिलग्राम वाला युद्ध खत्म हो गया 1540 में, तो ये वाला युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1543 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, साम्राज्य विस्तार के लिए दोस्तों इस युद्ध को लड़ा था शेर शाह सूरी ने। भाई साम्राज्य विस्तार किसको नहीं प्रेम था? ठीक है, सबको प्रेम था, इसको भी था। लिख रहा है किस युद्ध के दौरान शेर शाह सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। ये पढ़ता है, लड़ते लड़ते चला गया था कहां पर? पश्चिम की तरफ, राजस्थान में। इसको नहीं पता था राजस्थान के राजा कोई ऐलू गैलू वाले राजा नहीं है, ठीक है, मार और के फेंक देते। ठीक है, तो इसको लगा भैया थोड़ा सा जगह जीतने के चक्कर में हम यहां बंगाल तक जो बना के रखे ना, वो सारा साम्राज्य क्या हो जाता? ध्वस्त हो जाता। यहां उसको लड़ना पड़ा दोस्तों मारवाड़ का युद्ध। ठीक है, क्यों मारवाड़ का युद्ध बोल रहा हूं? क्योंकि मारवाड़ में लड़ा गया था दोस्तों यह युद्ध, इसीलिए इसको बोल रहा हूं मारवाड़ के युद्ध। ये 43 में लड़ा गया था और मारवाड़ के युद्ध दोस्तों 1544 में लड़ा गया था। ठीक है, अच्छा सर यहां पे कौन था दोस्तों? तो यहां पे ये लड़ाई लड़ा गया था राजा मालदेव से। किससे लड़ा गया था दोस्तों? राजा मालदेव से। और उस लड़ाई में निश्चित रूप से जीत तो शेर शाह सूरी की हुई या उसे हम कह नहीं सकते, क्योंकि कोई खास निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। शेर शाह सूरी को भागना पड़ गया। ठीक है,
ना किसी ना जीत हुआ ना हार हुआ, इसे हटना पड़ गया पीछे। ये लिख रहा है ना, ये खुद ही अपने मुंह से कह रहा है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए। अरे बाजरे के लिए लड़ाई नहीं हो रही थी, मुट्ठी भर बाजरे कहने का मतलब है मुट्ठी भर जमीन के लिए। ये पूरे हिंदुस्तान में जो दिल्ली के तख्त से लेकर के वहां सिंधुंद के आसपास जो रोहतासगढ़ का दुर्ग बनाया है और वहां सोनार गांव से दोस्तों जो रोड बनवा रहा है, ये पूरा जो उसका क्षेत्र है पूरा गायब हो जाता। केवल थोड़े के चक्कर में अगर यहां आ जाते हैं इज्जत का कबाड़ा हो जाता। ठीक है, तो चीजों को समझिएगा। यहीं पर दोस्तों दो सरदार मिलते हैं, एक मिलता है जैता नाम। जी हां दोस्तों, जैता एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। जैता और कुंपा का नाम सुना होगा। ठीक है, जबरदस्त, इतना अल्टीमेट लोग थे। दो लोग मिलकर ने मारे एकदम, जैसे आपने बाहुबली और उसके भाई की स्टोरी देखा बाहुबली पार्ट 1 में। ठीक है, तो कारिकेल की जो पूरी की पूरी उसकी सेना थी उनको जो है खत्म कर दिया। उसी तरह से दोनों ने क्या कर दिया, यहां पर शेरशाह सूरी की सेना का तहस नहस कर दिया था। अपार नुकसान हुआ, अपार धन संपत्ति का नुकसान हुआ, वापस लौट आए। ठीक है, अच्छा जाने का जरूरत थी ये, अच्छा मन में आ रहा होगा ना कि सर जब ऐसा दिक्कत था तो इसको मारवाड़ जाने की क्या जरूरत थी। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हुमायूं गया था मदद मांगने। हुमायूं गया था मदद मांगने, जिसको लगा कि जो जो हुमायूं की मदद करेगा उन सबको हम मारेंगे, उन सबसे हम युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, और बाद में लगा नहीं गड़बड़ है। हालांकि इन लोगों ने युद्ध किया नहीं, राजस्थान के किसी भी राजा ने हुमायूं का साथ नहीं दिया, साथ देने का वादा जरूर किया लेकिन दिया नहीं किसी ने। ठीक है, लिख रहा है कि शेर शाह के समय कालिंजर का शासक कौन था। कालिंजर का किला तो अपने आप में बहुत मशहूर रहा है। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग, गजनवी गौरी जैसे लोगों ने कभी प्रयास नहीं कर पाए, लोग मतलब जीत के अपने में शामिल नहीं कर पाए, वो था कालिंजर का किला। तो याद रखेगा दोस्तों, उस समय कालिंजर के राजा थे राजा कीरत सिंह। कौन थे दोस्तों, राजा कीरत सिंह दोस्तों कालिंजर के राजा थे। लेकिन यहां पर शेरशाह सूरी मन में आया कि क्यों ना कालिंजर के किला को कब्जा किया जाए। अगर कालिंजर मिल जाए ना तो बड़ा जो है हमारे मान सम्मान में वृद्धि होगा। चला गया कालिंजर। ठीक है, इसकी मौत इसकी बुला रही थी। ठीक है, लेकिन किस अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई, वो दोस्तों कालिंजर अभियान के दौरान है। ठीक है, कालिंजर अभियान। ठीक है, अब देखिए लाइन से अभियान चल रहा था, 43 चला, 44 चला। ठीक है, अब 45 में क्या हो गया, यहां पहुंच गया, कालिंजर पहुंच गया। ठीक है, 1545 में। ठीक है, और इसी अभियान के दौरान दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई। हुआ क्या कि जो किला की दीवार थी ना उस पर जो है तो गोले दागे जा रहे थे। अब क्योंकि बाबर वाली टेक्निक आ चुकी थी, तोप का प्रयोग लोग यूज करना शुरू कर दिए थे, बारूद वगैरह था, तो लोग क्या कर रहे थे, यहां पर उस किले की दीवार को ढहाने की कोशिश कर रहे थे और उसी से दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी। तो एक सवाल आगे बन रहा है कि किस आग्नेयास्त्र से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा उस आग्नेयास्त्र का नाम क्या दोस्तों, उक्का नाम था। क्या नाम था दोस्तों, उक्का। क्या नाम था दोस्तों, उक्का नामक आग्नेयास्त्र से इसकी मृत्यु हुई थी। ये कम लोग जानते हैं तो जान जाइए। ठीक है, एक सवाल और लिख रहा, किस शासक ने अपने मृत्यु से पहले ही अपना मकबरा बनाना शुरू कर दिया था। देखो सबको पता है कि आज नहीं कल मरना है, जिसने जन्म लिया उसको मरना है। ठीक है, ये बात शेरशाह सूरी भी पता थी, लेकिन शेरशाह सूरी को लगा पता नहीं यार हमारा मकबरा सब बनवाए ना बनवाए, क्या रहा क्या नहीं रहा, अपने जीते जी अपना मकबरा बनवाएंगे एकदम सुंदर सा A1 क्वालिटी का। ठीक है, तो इसने खुद ही बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। ठीक है, आपने सुना ऐसा कोई राजा जिसने अपना मकबरा स्वयं बनवाया हो। ठीक है, तो ये राजा कौन था दोस्तों, ये शेरशाह सूरी वो व्यक्ति था जिसने ऐसा कारनामा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ। देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि शेरशाह की मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1545 ईस्वी में, और किसकी वजह से, तो उक्का नामक आग्नेयास्त्र था जिसकी वजह से वो घायल हो गया था। घायल होने के बाद कुछ समय बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती 1545 में। ठीक है, अब इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो उत्तराधिकारी के लिए थोड़ी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। इसका एक बड़ा पुत्र था और एक छोटा पुत्र था। पहले मैटर समझिएगा। ठीक है, क्यों मैटर समझा रहा हूं उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा, तभी बता रहा हूं। जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था आदिल खां और जो छोटा पुत्र था उसका नाम था जलाल खां। ठीक है, तो याद रखेगा आदिल खां और जो छोटा पुत्र था उसका नाम क्या था दोस्तों, जलाल खां। अच्छा, नियम के अनुसार दोस्तों सत्ता किसको मिलनी चाहिए थी, तो सत्ता मिलनी चाहिए थी किसको, बड़े पुत्र को। ठीक है, यानी बड़ा पुत्र कौन था, आदिल खां। और हुआ भी यही। होता क्या है कि जब शेरशाह सूरी मरता है ना, तो मरने से पहले ही जब ये जीवित था तभी दोस्तों उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था किसे, आदिल खां को। अपने बड़े पुत्र को आदिल खां को ये उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन होता क्या यहां पर कि जो इसका छोटा पुत्र आता है वो राजा बन जाता है। किसको? अपने बड़े भाई को हरा करके, ठीक है, एकदम चालाकी से। और राजा कौन बनता है? तो असीला राजा बन जाता है दोस्तों, जलाल खां। तो इसको याद रखिएगा, इनको गद्दी नहीं मिलती है। गद्दी किसको मिलती है? छोटे पुत्र को मिल जाती है। स्टोरी अलग चल रही है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी कौन था? अच्छा सुनिए, अब यहां पर देखिए इस्लाम शाह नया कैरेक्टर कौन सा आ गया? तो जलाल खां राजा बना। जलाल खां राजा तो बन जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही दोस्तों जलाल खां की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जलाल खां की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। भाई का हिस्सा हड़पे थे तो जीते कैसे, ठीक है। तो जलाल खां की मृत्यु हो जाती है, तो जलाल खां का पुत्र आता है इस्लाम शाह। कौन रहता है दोस्तों? इस्लाम शाह। वो इस्लाम शाह दोस्तों राजा बन जाता है, ठीक है। जलाल खां का पुत्र राजा बन जाता है। अब लिख रहा है इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो जब इसने अपने पुत्र को राजा बना दिया तो ये आदिल खां वाला कैरेक्टर तो चल रहा है। तो आदिल खां ने क्या कर दिया? आदिल खां ने इस्लाम शाह का जो उत्तराधिकारी बनता है वो उसका अल्पवयस्क पुत्र आता है। यानी इस्लाम शाह का एक और अल्पवयस्क पुत्र है भाई। ये देखिए, जलाल खां मरा, इस्लाम शाह को बनाया, इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा रहा। और जब इस्लाम शाह मर रहा है तो किसको बना रहा है? इसका 12 वर्षीय पुत्र है फिरोज शाह। 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह है, उसको गद्दी पर बैठाना चाह रहा है। फिरोज शाह गद्दी पर बैठने जा रहा है, लेकिन फिरोज शाह की हत्या कर दिया गया। और हत्या करके याद रखेगा आदिल खां जो है दोस्तों ये राजा बन जाता है, ठीक है। गद्दी की चाहत थी, पिताजी दे के गए थे, इसको लेना था, इसने मार दिया। एक लंबी श्रृंखला चली दोस्तों, तो उसे याद रखेंगे। लिख रहा है किस युद्ध के बाद भारत में दोबारा मुगल वंश स्थापित हुआ, ठीक है। यानी हुमायूं फिर से एंट्री कर रहा दोस्तों। अब कौन सा युद्ध होगा? तो देखिए ये जब ये वाला कहानी आ गया ना, भाई भाई की लड़ाई, तो दोस्तों उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। और उत्तराधिकार का युद्ध जहां कहीं शुरू हुआ है सत्यानाश हो गया है। चाहे बड़े से बड़े साम्राज्य, चोल साम्राज्य जैसे, और आप किसी की बात कर लीजिए, जहां जहां उत्तराधिकार का युद्ध हुआ मतलब साम्राज्य का पतन हो गया है। अब यहां पर शेरशाह सूरी के मरने के बाद जो उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ ना, इस युद्ध के बाद दोस्तों पतन हो गया। मुगल वंश भी ऐसे मरेगा, ठीक है। आप देखेंगे औरंगजेब के बाद मुगल वंश के हालात भी यही होते हैं। तो याद रखिएगा पतन हो गया, दोबारा से एंट्री मिल गई किसको? मिल गई मुगलों को। हुमायूं आ जाता है, सरहिंद का युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध दोस्तों? सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? 1555 ईस्वी में लड़ा जाता है। और दोबारा भारत में मुगल तख्त पर मुगल वंश की शुरुआत होती, ठीक है। मुगल तख्त पहले भी था, लेकिन थोड़े समय के लिए हट गया था, तो फिर से रीएंट्री हो जाती है। लिख रहा है शेरशाह द्वारा भू राजस्व की कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने कहा कुछ ना कुछ प्रशासन से सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसे सवाल आप लोग नहीं मिल पाते हैं आपको, ठीक है। तो लिख रहा है शेरशाह सूरी द्वारा भू राजस्व की कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो उस पद्धति का नाम था दोस्तों राई पद्धति। कौन सी पद्धति? ये सवाल आपको मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो याद रखिएगा राई पद्धति अपनाई गई थी। अच्छा, एक सवाल और मन में आ रहा होगा, सर इसके समय में लगान की दर कितनी थी? लगान की दर कितनी ली जाती थी? तो याद रखिएगा लगान की दर ये उपज का कितना था दोस्तों? 1/3, ठीक है। तो याद रखिएगा उपज का 1/3, ठीक है। यानी 33% दोस्तों आपको लगान के रूप में देना था। शेरशाह सूरी के यहां ऐसा नियम चलता था। लिख रहा है शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया? तो यहां पर सन की डंडी का प्रयोग किया, या फिर 32 अंक वाला सिकंदरी गज का, ठीक है। दो चीजें चलती थी, एक 32 अंक वाला सिकंदरी गज चलता था, सिकंदरी गज चलता था, एवं क्या चलता था दोस्तों? सन की डंडी। क्या चलती थी दोस्तों? सन की डंडी। ये दो चीज ऐसी थी दोस्तों जिससे भूमि की माप की जाती थी, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है शेरशाह ने कौन सा सिक्का प्रचलित कराया? ठीक है, वैसे तो अगर सोने चांदी तांबे हर तरह के सिक्के चलाए थे, लेकिन इसके यहाँ एक स्पेशल सिक्का है। भारत में रुपया की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? वो शेरशाह सूरी ने ही किया था। ये रुपया जो आज भारत में भी चलता है, नेपाल में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, आपके मालदीव में भी चलता है, मॉरिशस में भी चलता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर रुपया चलता है। हालांकि उन देशों की अपनी अलग अलग करेंसी है, लेकिन उसका नाम तो रुपया है। ये रुपया शब्द जो आया था ये पहली बार दोस्तों कब प्रचलन में आया था? याद रखेंगे, प्रचलन में आया था शेरशाह सूरी के समय में, याद रखेगा। और शेरशाह सूरी ने देवनागरी लिपि में, देवनागरी यानी शुद्ध हिंदी में, ठीक है, याद रखेंगे, नागरी लिपि में दोस्तों क्या करवाया था? इस सिक्के पर नाम डलवाया था। नाम और पद दोनों डलवाया था। मैं कौन हूं और मेरा पद क्या है, ये उसके सिक्के पर मिलता है। देवनागरी लिपि में बहुत बड़ी बात है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है शेरशाह सूरी ने लाहौर से सोनारगांव बंगाल में दोस्तों किस सड़क का निर्माण कराया? तो याद रखेगा जीटी रोड, जिसे आप कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? जीटी रोड, याद रखेगा, यानी ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक
ट्रंक रोड। जी हाँ दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड ये बनवाया किसने? तो ये शेरशाह सूरी की ही देन है, इसको भी आप याद रखिएगा। इस सड़क को तब ग्रांड ट्रंक रोड नहीं कहा जाता था, तब कहा जाता था सड़क ए आजम। ठीक है, मैटर समझिएगा, अंग्रेजी कहां थी। ठीक है, हम लोग पढ़ने को पढ़ लेते हैं और ये ध्यान में नहीं आता कि यार अंग्रेजी की एंट्री नहीं होती थी। रोड रोड सब तो अंग्रेजी शब्द है ना, ग्रांड ट्रंक रोड ये तो इंग्लिश शब्द है ना, तो तब तो ये नहीं कहा जाता रहा होगा। तो ये बाद में नाम पड़ा, शुरुआत में इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम। आगे बढ़िए, लिख रहा किसने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से सुंदर कहा? आपने पढ़ा कि शेरशाह ने अपने मकबरे को स्वयं बनवाया था, लेकिन सुंदर किसने कहा दोस्तों ताजमहल से? तो याद रखेगा, एक इतिहासकार है कनिंघम। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? कनिंघम। उस कनिंघम ने दोस्तों क्या कहा है? इसे ताजमहल से भी सुंदर बताया है। और इसका मकबरा है कहां पर? तो याद रखेगा, इसका मकबरा बना है दोस्तों सासाराम बिहार में। कहां बना दोस्तों? सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। आगे बढ़िए, लिख रहा शेरशाह के काल में रची गई रचनाएं हैं। पहले याद रखेगा, शेरशाह के काल में दोस्तों रचनाकार कौन थे? कौन रचनाकार इतना प्रसिद्ध थे? तो याद रखेगा, मलिक मोहम्मद जायसी थे। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने सन 1540 में प्रसिद्ध पद्मावत ग्रंथ की रचना किया था। क्या किया था? पद्मावत। अरे इस पर मूवी आई थी ना, रानी पद्मावती वाली मूवी। अरे राणा रतन सिंह के साथ अलाउद्दीन खिलजी लड़ाई करता 1303 में चित्तौड़ का युद्ध, पद्मावती को देखने गया था, पाने की इच्छा थी, वही वाला पद्मावत ग्रंथ है। वो लिखा किसने? तो जौनपुर के रहने वाले थे भैया। कौन? ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब। ये 1540 में इसी के शासनकाल में ये किताबें लिखी गई। तो पद्मावत लिखी गई हैं, अखरावट लिखी गई हैं, अखरावट लिखी गई हैं, 12 मासा लिखी गई है, 12 बाहर नहीं 12 मासा लिखी गई है। और क्या लिखा गया? आखिरी कलाम लिखा गया है। क्या लिखा गया है? आखिरी कलाम। ये जो इनकी प्रसिद्ध कृतियां, ये सारी की सारी कृतियां दोस्तों किसकी हैं? याद रखेगा, ये कृतियां मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। ये उसी समय लिखी गई। तो ये सवाल भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ठीक है, बताइए मुझे कमेंट करके। वैसे आपके पास इतना समय कहाँ है कमेंट करेंगे? आपके पास समय नहीं लाइक करने का, शेयर करने का। बड़े लोग भैया, ठीक है, हम लोगों का काम है पढ़ाना, ढूंढना, मैटर ढूंढना। सर आपका तो काम है, यूट्यूब से आपको पैसा मिल रहा है झाड़ के, है कि नहीं? हम कहें करें? ठीक है, हमको क्या मिलता है? अरे आपको भी कुछ मिल रहा है। आपको इस वजह से कम मेहनत करनी पड़ रही है, आपको क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ रहा है, आपको घर बैठे बिठाए पीडीएफ मिल जा रहा है, घर बैठे बिठाए वीडियो मिल जा रहा है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, आपको भी मिल रहा है भैया, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। आपको वो चीजें मैंने बताया जो इतिहास के पन्नों में छिपी हुई थी, जो नहीं पता था। हो सकता था कि कहीं किताबों में मिल जाए आपको, लेकिन ढूंढना पड़ता। वो चीजें मैं आपको ला के दे रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो अलग कर रहा हूं। और उसी के बदले दोस्तों निवेदन आप सभी से कि प्लीज आप वीडियो को देखिए, शेयर करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए इसके बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़े। देखिए आज हमारा 5 मिलियन का जो परिवार हुआ है वो किसी ऐड के भरोसे नहीं हुआ, वो माउथ पब्लिसिटी से हुआ है, एक दूसरे को लोगों ने बताया है और तब 5 मिलियन हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे तो आगे भी ये कड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, बढ़ाते रहिए, आप सभी से निवेदन है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे विषय यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसके अलावा किताबें भी आ चुकी हैं मार्केट में, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन चाहिए तो हमारे स्टडी 91 के एप्लीकेशन, वेबसाइट हर जगह अवेलेबल है, या फिर आप इन किताबों को अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो यहां से भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।